हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 इंडस्ट्रीज़। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। हमने पढ़ा था क्लास 7-6 में पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है किस में आता है आप लोग बता सकते हैं? किस में आता है? ये सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ प्रोसेस होता है, जहाँ बनता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। पूछ रहा है, क्या आप लोग जानते हैं जो पेन आप लोग लिखते हैं, ये जो पेन है हमारा लाल कलर का, आपके पास भी होगा, ब्लैक ब्लू होगा ना? तो वही कह रहा है कि आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि ये पेन कैसे आपके पास आया है? आप लोग तो गए मार्केट से ख़रीद लाए, मार्केट वाला कहाँ से ख़रीद लाया? और बड़े मार्केट से, यानी कि होलसेल से। होलसेल वाला कहाँ से ख़रीद के लाया? बड़े मार्केट से, यानी कि जहाँ उसका बहुत बड़ा गोडाउन होगा। गोडाउन वाले ने कहाँ से लाया? फैक्ट्री में से। फैक्ट्री में कैसे आया? फैक्ट्री में आया वो प्रोसेस होकर, यानी कि बन मशीन से बन के वो बाहर आया। उससे पहले कहाँ से आया? उससे पहले आया हमारा कहीं और से, रॉ मटेरियल से। ठीक इसी तरह से इस पेन की तरह ऐसे ही पेपर भी बनता है, यानी कि जो ये बुक बना है जिससे जिससे आप लोग लिखते हैं, जिस पे आप लोग काम करते हैं, वो भी किससे बना है? फैक्ट्री से ही बना है। फैक्ट्री के पहले कहाँ था वो था पेड़, यानी कि ट्री। आपने सुना होगा कई बार कि आप लोग को किसी ने ज़रूर कहा होगा कि जो हमारे पन्ने होती हैं, जो कापियाँ होती हैं, जो बुक होते हैं, वो किससे बनते हैं? ट्री से बनते हैं, यानी कि लकड़ी से बनते हैं। तो वो सब किसका एग्जाम्पल है? इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कैसे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये जो है डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है हमारा? कटाई वटाई होता है, जिसे मान लेते हैं जो किसान होते हैं वो किस में आते हैं? प्राइमरी में आते हैं, यानी कि जो फसल वसल काटते हैं, जो फसल वगैरह होता है वो प्राइमरी में आता है। वो जाता है कहाँ? मार्केट में, यानी कि उसका प्रोसेस होता है। जो मान लेते हैं गेहूँ, एग्जाम्पल लेते हैं गेहूँ का, यानी कि वीट का। ठीक है। प्राइमरी में क्या हुआ? उसको बढ़ाया गया, ग्रो करवाया गया और काटा गया, फिर उसको बेचा गया। बेचा कहाँ गया? दुकानों में। दुकान वाले क्या किया? फैक्ट्री में बेच दिया, यानी कि बड़े बड़े जो मिल्स होते हैं वहाँ पर बेच दिया। वहाँ पर उसका प्रोसेस हुआ तो किस में चला गया? इंडस्ट्री में चला गया, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। वहाँ पर उसका बना बिस्किट। जो हम लोग बिस्कुट खाते हैं टाइगर वगैरह का या ओरियो का, या जो भी बिस्कुट खाते हैं, वो कहाँ से आता है? फैक्ट्री में से आता है। अब वो फैक्ट्री बना के बिस्किट कहाँ बेचेगा? मार्केट में बेचेगा। तो हो गया टर्सरी सेक्टर, यानी कि तीसरा वाला। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? दूसरा वाला पढ़ना है, यानी कि इंडस्ट्री वाला पढ़ना है, जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, उसी को हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं अपना मस्त चैप्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ है, देखो मैं पहला पैराग्राफ वाइज में समझाता जाऊँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान सुनते रहिएगा, बस कहानी की तरफ सुनते रहे। कहानी जब सुनते हैं ना तो कहानी का, जैसे जब मूवी देखते हैं तो मूवी का हर एक लगभग हीरो, हीरोइन, विलन या गाना वगैरह आपको याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि आप उसको एक मूवी की तरह देख रहे हैं। तो इसको भी एक मूवी की तरह देखिए, यानी कि एक पिक्चर की तरह देखिए। एक ऐसा मत देखिए कि आप पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा। ठीक है, एक पिक्चर की तरह देखिए। कह रहा है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हम उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चर यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि बनाना। सिंपल सा बात है, मैन्युफैक्चर होता है मतलब बनाना। क्या बनाना? कोई भी चीज़ बनाना। किससे बनाना? रॉ मटेरियल से। लोगों के लिए बनाना। भाई किसके लिए बनाता है? जानवरों के लिए? पेड़ों के लिए? नहीं, इंसानों के लिए बनाया जाता है। तो वही कह रहा है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, जो सेकेंडरी सेक्टर और एक्टिविटीज़ दोनों सेम थिंग है। ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चर चेंज करता है रॉ मटेरियल को, किसमें? वैल्यूएबल, जिसमें वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं जो ये हमारा पेस्ट था वो क्या था? इसके पहले ट्री था। अब ट्रिप गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, और किसका बना दिया? पेज बना दिया। फिर पेज पे प्रिंटिंग हुई, जिस पे आप, हम और पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि वैल्यूएबल चीज़ बनाता है। तो सिंपल सा डिफिनीशन हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। किसके लिए? लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कह रहा है आप लोगों ने देखा होगा पल्प यानी कि छिलका होता है पेड़ का। ठीक है, वो चेंज होता है पेपर में। ठीक है, यानी कि जो कागज़ होता है, फिर कागज़ चेंज होता है नोटबुक में। ठीक है, और फिर नोटबुक हमको मिलता है जिसमें हम लिखते पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है दिस रिप्रेजेंट 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि इसमें 2 स्टेज हैं। सबसे पहला क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुआ किसमें? पेपर में। फिर पेपर्स में कन्वर्ट हुआ नोटबुक में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये जर्नी बिगेन्स है। मान लेते हैं पेड़ है कोई, बैम्बू है, बम्बू ही लग रहा है, यानी कि बांस लग रहा है। हिंदी में गाँव के जो लोग होते हैं वो इसको बांस बोलते हैं। तो कह रहा है इससे हम बने, किससे बना? पेपर बना। पेपर से हम पेपर एक एक पन्ना को जोड़ के हमने क्या बना दिया? बुक बना दिया। तो बुक हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कॉपी है, लिख रहे हैं। तो सब क्या? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर होती हैं। सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है जो भी चीज़ें बनती हैं, चाहे पेपर हो गया, चाहे क्लॉथ हो गया, कपड़े हो गए, चाहे कोई भी चीज़ें बनती हैं, उसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं और वो लोगों के लिए क्या होता है? कारीगर साबित होता है, यानी कि बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं और बेचते हैं।
जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो हमारा चैप्टर है वो नाम ही है इंडस्ट्रीज़, यानी कि सेकेंडरी चैप्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का जो भी काम होता होगा सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो पहला टॉपिक आता है हमारा इंडस्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं। देखो इंडस्ट्रीज़ का सीधा सीधा मतलब है बनाना। क्या बनाना, जो भी चीज़ें बनाना मतलब, और अकेला वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब मेकिंग, ठीक है। तो इंडस्ट्री का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि सामान बनाना। अब किस तरह का सामान बनाना, हर चीज़ का, चाहे कॉपी हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, जूता चप्पल शर्ट, जो भी चीज़ है तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम इंडस्ट्रीज़। अब किस किस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें, इनफाइनाइट चीज़ें आप देखेंगे अगल बगल, तो सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, फैक्ट्री में से बन के आई है। अब जिस पे बैठते हैं टेबल, ठीक है, जिस पे पढ़ रहा है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, रूम में जो बेड है वो भी सब क्या है, बनाया हुआ है। तो ये चीज़ कह रहा हूँ, सब इंडस्ट्री से में आते हैं, जैसे कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज है एक तरह का। तो ये हमको पढ़ना है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हम कुछ चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। दूसरा आता है साइज यानी कि शेप, इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं होता है, हमारे पास इतना बड़ा साइज है, हमारे पास इतना बड़ा साइज है, तो उस कह रहा है। तीसरा आता है हमारा ओनरशिप यानी खुद का कोई हमारा फैक्ट्री है, हम कुछ बना रहे हैं। जैसे हमारे जो पावरोटी वगैरह होता है, पावरोटी होता है, समोसा होता है, ठीक है, रस्क होते हैं, सब कहाँ बनते हैं, ओनरशिप बनते हैं। तो सब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम रॉ मटेरियल्स। अब कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रो बेस पे होती हैं। एग्रो का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित होता है, ठीक है। और किससे होता है, मिनरल्स बेस्ड, यानी कि रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एग्रो बेस पे होते हैं, मिनरल बेस पे होते हैं, मैरीन यानी कि समुद्र वाला होता है, यानी कि समुद्र का एरिया जो होता है उससे हम कुछ बनाते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल से कुछ बनाते हैं हम। ये 4 चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल से बनती हैं। सबसे पहला आता था हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो खेती बाड़ी से संबंधित है। तो क्या क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल का जो बेस क्या होता है, सामान होता है, उसका हम यूज़ करके कुछ सामान बनाते हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि यूज़ करके हम बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो हमारे घर में सब्जियों में तेल वगैरह पड़ता है, ठीक है, वो सब कहाँ से आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आता है। कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो सूती के कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं गर्मियों में, वो भी कहाँ से आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जो दूध वगैरह होता है, दही होता है, मक्खन होता है, सब कहाँ से आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि घर के सामान से रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं, जैसे तेल हो गया, कपड़े हो गए हैं, दूध वगैरह हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज हो गए, सब किसके एग्जांपल हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दूसरा आता है हमारा मिनरल्स ऑयल, यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब ये क्या होती हैं, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स का यूज़ करके रॉ मटेरियल्स बनाती हैं, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, वाटर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करके सामान बनाती हैं। सिंपल सा चीज़ है, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, रॉ मिनरल्स का यूज़ करके सामान बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, यानी कि जो आयरन बनता है, यानी कि जो लोहा बनता है, जो हमारे घरों में विंडो होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उसमें जो लोहा लगा होता है, लोहा किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। यानी कि वो मिक्सर आता है लोहे वगैरह का, निकल वगैरह का, फिर उसको छाँट के, यानी कि रिफाइनिंग करके प्योर आयरन निकाला जाता है, यानी कि प्योर लोहा निकाला जाता है, फिर उसको बनाया जाता है। तो ये कह रहे हैं जो आयरन मेड है वो किससे बनता है, आयरन मेड से बनता है। किस फैक्ट्री में बनता है, मिनरल बेस्ड फैक्ट्री में। और क्या एग्जांपल है, दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, यानी जो बड़े बड़े मशीन होते हैं लोहे के, वो भी किससे बनते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से बनते हैं। बिल्डिंगें जो बनती हैं वो भी किससे बनती है, मिनरल, यानी बिल्डिंग के अंदर छड़ पड़ता है, छड़ लोहे का होता है, तो लोहा कहाँ से आता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता है। और क्या क्या हो गया, रेलवे, यानी कि जो रेलवे की लाइंस होती है जिस पर ट्रेन चलती हैं, वो भी किससे बनता है, उससे क्या कहते हैं, रेलवे की पटरी किससे बनती हैं, लोहे से बनती हैं। लोहा कहाँ से आता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से। 2 हमारा हो गया, एग्रो बेस हो गया यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, और मिनरल यानी कि लोहे से रिलेटेड, यानी कि जिससे लोहा बना हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जिससे लोहा बना हो, इसमें आएगा मिनरल में। तीसरा हमारा था मैरीन बेस, मरीन्स के नाम से ही जाना था समुद्र, यानी कि समुद्र की चीज़ों का यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मरीन यानी कि समुद्रों चीज़ों का यूज़ करके, यानी कि सी यानी कि समुद्र या महासागर में जो रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं उनका यूज़ करके कुछ ना कुछ समुद्र की चीज़ें बनाना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल,
यानी कि जो समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं उनका शिकार करके कुछ ना कुछ बनाना। जैसे यहाँ बताया गया है फिश ऑयल बनाना। फिश कहाँ से आती है? समुद्रों से आती है, महासागरों से आती हैं। तो ये सब क्या है? मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है, यानी कि समुद्री खाना हो गया, ठीक है, मछली का ऑयल हो गया, ये सब कहाँ से बनता है? मैरीन वेस्ट से। चौथा हमारा आता है, लास्ट आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जंगलों का रॉ मटेरियल यूज़ करके कोई चीज़ बनाना। जैसे कि यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, यानी कि फॉरेस्ट का यानी कि जंगलों का रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ नई चीज़ बनाना। क्या नई चीज़ बना रहे हैं हम? पेपर बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, पैरासिटिकल बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बिल्डिंग्स में क्या कहेंगे? जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, सब किससे बनते हैं? लकड़ी से तो बनते हैं। लकड़ी कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से आते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं। ये चारों इंडस्ट्रीज किस में आते हैं? रॉ मटेरियल्स में, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? नई चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स में कौन कौन आती है? एग्रो, मिनरल, मैरीन, फॉरेस्ट। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मिनरल यानी कि लोहा, मैरीन यानी कि समुद्र, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल। इन चारों रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ ना कुछ हम चीज़ें बनाएंगे। अब दूसरा हमारा मटेरियल जो हमारा प्रोसेस आता है होता है साइज, यानी कि साइज के आधार पे हम देखेंगे क्या क्या होता है। अब जो साइज इंडस्ट्रीज़ है ये कह रहा है, ये रिफ़र करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल पे, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना लोग हैं, यानी कितना लेबर है काम करने के लिए, या आपके पास कितना वॉल्यूम है उस साइज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे ये भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि साइज़ के आधार पे इस इंडस्ट्रीज़ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे पैमाने पे क्या करना, चीज़ें बनाना साइज़ के आधार पे। और दूसरा होता है लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पे चीज़ों को बनाना। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे पैमाने पे बनाना, ठीक है। तो जो कॉटेज हो गया, कॉटेज यानी कि जहाँ कपड़ा वपड़ा बनता है हाथों के द्वारा, वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, यानी कि जो कॉटेज हो गई, जो हाउस होल्ड हो गई, एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? हाथों के द्वारा या आर्टिसन के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया एग्जाम्पल बास्केट। गाँव घर में बास्केट नहीं होता है, गाँव में वगैरह बेचने आते हैं, खांची जिसे कहते हैं भोजपुरी में, या हिंदी में भी खांची कहते हैं, टोकरी कह सकते हैं, टोकरी, ठीक है। तो बास्केट जो होता है वो हाथों के द्वारा बनाया जाता है, स्मॉल छोटे पैमाने पे। बड़े पैमाने पे बहुत बनता नहीं है, छोटे छोटे लोग रहते हैं, ट्रैवल्स के लोग रहते हैं, वही लोग बनाते हैं। फिर आता है पॉटरी। पॉटरी भी एक तरह का मतलब पॉट होता है, यानी कि बर्तन होता है, ठीक है। एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। किसके एग्जाम्पल हैं? कॉटेज इंडस्ट्री के। और कॉटेज इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है? स्मॉल स्केल का, यानी कि छोटे पैमाने बनाना। भाई छोटे पैमाने क्या बन सकता है? यही तो बनेगा, बास्केट और पॉटरी या हैंडीक्राफ्ट, ये सब बनता है किस पे? स्मॉल अमाउंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है ना, वो कम पैसे में बन जाता है। भाई जाहिर सी बात, जब छोटे पैमाने बनाना है हमको तो कम पैसा ही चाहिए सबको, ये सब कॉमन बातें हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा कहाँ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो छोटे पैमाने पर जो चीज़ें बनती हैं उनको कम अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। लार्ज स्केल्स, भाई जब छोटे पैमाने पे हम बना रहे हैं, 100-200 हम खांची बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, तो हमको क्यों ज़्यादा पैसा चाहिए? हमको कम पैसे में ही हो जाएगा। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए और ज़्यादा व्यवस्था भी चाहिए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर दिया भी है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है पैसा, ये वाला कैपिटल नहीं कि आपका दिल्ली का इंडिया कैपिटल क्या है, ये कैपिटल है पैसा वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो कैपिटल जो पैसा है ये ज़्यादा लगता है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी लगती है, किसमें? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। यानी कि जो सिल्क, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्क वीविंग, यानी कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, वो बड़े पैमाने बनती हैं और उनको बड़ा टेक्नोलॉजी और बड़ा पैसा भी चाहिए, ऐसा नहीं कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो खाना वगैरह बनाते हैं लोग, ठीक है, नहीं चिप्स वगैरह बनता है, कुरकुरे बनते हैं, चॉकलेट्स वगैरह बनते हैं, सब बड़े पैमाने पर बनते हैं, तो इनको ज़्यादा पैसा भी चाहिए और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। नाम में ही सब रखा है, जो एग्ज़ाम में आ भी गया तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। स्मॉल स्केल यानी कि छोटा पैमाने पे, लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पे। अब छोटे पैमाने पे तो कम पैसा कम टेक्नोलॉजी लगेगा, लार्ज स्केल पे बना रहे हैं तो ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगा। बस यही आपको एग्जांपल लिखना है। और एग्जांपल में क्या लिखना है? स्मॉल स्केल में बास्केट वीविंग और लार्ज स्केल में हमारा सिल्क वीविंग या फूड प्रोसेसिंग। एक पॉइंट और है, देखते हैं। कह रहा फिगर 4.1 में ये जो फिगर है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल, यानी कि जितने भी तरह की गाड़ियाँ बनती हैं ना, ये होती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर आती हैं, बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, BMW, ऑडी वगैरह जो भी आते हैं, थॉर वगैरह आते हैं, वो सब क्या है? लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं। तो इनको ज़्यादा पैसा भी चाहिए और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो ये सब क्या है? लार्ज स्केल में आएंगे।
अब तीसरा हमारा आता है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि देखते हैं, अब देखो इसमें क्या रहा है कि जो हमारा ओनरशिप है ये 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर, ये इसके अंदर ये है, जिसके अंदर था ना लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, वैसे ओनरशिप में भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला था प्राइवेट यानी खुद का, बस आपका होगा और किसी का नहीं होगा। दूसरा आता है हमारा स्टेट ओन यानी कि जो राज्य होंगे, यानी कि मान लेते हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली है तो वहाँ का जो सीएम होगा वो उसका होगा, यानी कि स्टेट का है या पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ज्वाइंट सेक्टर यानी कि 2-3 लोग या ग्रुप ऑफ लोग मिल के उस कंपनी को चलाएंगे तो कहेंगे ज्वाइंट सेक्टर। तो 3 तरह के हो गए, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर, और तीसरा हो गया हमारा ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट यानी खुद का, ज्वाइंट यानी कि 2-3 लोगों का, और स्टेट यानी कि सरकार का, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है। देखो इसमें कुछ देखना नहीं है, जब आप इसको पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर तो इसमें ही सारा डिफिनीशन छुपा हुआ है, और ये एक वन में नहीं बस एमसीक्यू में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ एग्जांपल बताइए, बता दीजिएगा बस इसमें खुद का मालिक खुद हो, जैसे है ना। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि आप या आपके पिताजी या आपके भैया या आपके चाचा कोई एक लोग हैं जो उस कंपनी को चला रहे हैं, यानी कि पूरा कंपनी किसका है, आपका है, और उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो वो कहेंगे हम प्राइवेट सेक्टर, यानी खुद का मेरा प्राइवेट है, इसमें कोई दूसरा ताका झाकी नहीं कर सकता। दूसरा आता हमारा पब्लिक सेक्टर या स्टेट वाला, यानी कि जो सीएम वाला था राज्य का, उसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, ऊपर लिखा है ना पब्लिक सेक्टर। एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें खुद का भी और सरकार के द्वारा भी यानी गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ऐसा कंपनी है जो सरकार और लोग दोनों मिल के चलाते हैं, ठीक है। ये कैसा आ गया हमारा स्टेट या पब्लिक सेक्टर, यानी कि लोग और सरकार दोनों मिल के इस कंपनी को चलाएंगे। और दूसरा एग्जांपल है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्टील बनते हैं भारत में वो सरकार भी चलाती है और पब्लिक भी दोनों मिल के चलाते हैं, यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री होती है, जो स्टील वगैरह बनाती है, जो लोहा वगैरह बनाती है, वो दोनों सरकार भी और बिजनेसमैन भी दोनों आपस में मिल के वो काम करते हैं। तीसरा आता है हमारा ज्वाइंट सेक्टर, इसके नाम में सारा आंसर छुपा हुआ, ज्वाइंट यानी कि 2-3 लोग मिल के चलाएंगे, तो ये लिखा होगा यहाँ पर देखिए, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लिखा है ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ लोग, यानी कुछ पीपल लोग मिल के इस कंपनी को क्या करेंगे, संभालेंगे, जो भी खर्चा वर्चा होगा आपस में बांटेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो भी बांटेंगे। मतलब इसका भी एग्जांपल दिया है, क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड, यानी कि MUL, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कुछ लोग मिल के चलाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया किसका, जॉइंट सेक्टर का, तो वो एग्जांपल आ गया लिखने के लिए, तो यही आएगा मारुति उद्योग लिमिटेड। एक और आता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है। अब देखो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, ऐसा सेक्टर होता है जो पब्लिक होती है ना बस वही चलाती है, और कोई इसमें कोई बिजनेसमैन नहीं होता, इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता, सबको अगर फ़ायदा होगा सबको फ़ायदा होगा, घाटा होगा तो सबको घाटा होगा। तो वही कह रहा है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि पहले देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कह रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ओन की जाती हैं या ऑपरेट किया जाता है कुछ प्रोड्यूसर और सप्लायर के द्वारा, यानी कि जो उसको बना रहा है वो भी उसमें रहेगा और जो उसको सप्लाई कर रहा है किसी और जगह वो भी उस फैक्ट्री में या उस इंडस्ट्री में रहेगा, और दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को घाटा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल आता है हमारा आनंद मिल्क, यानी कि जो हमारा डेयरी वगैरह होता है नहीं होती है कंपनी की, अमूल हो गया, सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमूल। अमूल का नाम सुना होगा, अमूल दूध, अमूल मिल्क, अमूल दही, जो भी है, अमूल लस्सी, अमूल छच्ची, जो भी है, मतलब क्या है, ये ऐसा सेक्टर है जिसमें सप्लायर और प्रोड्यूसर आपस में मिल के काम करते हैं, लिखा है ना, रॉ मटेरियल्स वर्कर एंड बोथ, यानी कि जो काम करने वाले होते हैं वो भी और जिसको चला रहे थे वो भी साथ में मिल के काम करते हैं। इसका 3 एग्जांपल दिया है यहाँ पर, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, और एक मैंने बताया अमूल डेयरी, ठीक है। ये 3 एग्जांपल हो किसके, कोऑपरेटिव सेक्टर के, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑन इंडस्ट्री, यानी कि क्या क्या हमारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ लोकेट किया जाएगा। भाई इंडस्ट्री वही होंगे जहाँ उनको सारा सुविधा मिलेगा, ज़मीन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और उसके लिए ठीक ठाक मात्रा में पानी हो, तभी तो इंडस्ट्री बैठाया जाएगा। तो एक देख रहे हैं क्या क्या कंडीशन, क्या क्या फैक्टर है जो होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को बैठाने के लिए। देखो यहाँ पर आसानी से दिया गया है, एक फिगर है, फैक्ट्री है, ठीक है। इस फैक्ट्री को किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में अगर आपको सेटअप करना है, यानी कि लगाना कोई भी फैक्ट्री,
तो आपको ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला क्या आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, यानी कि फैक्ट्री ऐसी जगह हो जहाँ का रोड क्या हो, अच्छा हो और ट्रांसपोर्ट अच्छा से हो सके। ज़मीन अच्छा हो, मतलब कि ऐसी ज़मीन ना हो जो धंस जाए, ठीक है। हार्ड ज़मीन हो यानी कि ठीक ठाक ज़मीन हो। पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक मात्रा में पहुँचती रहे हो इस फैक्ट्री तक। रॉ मटेरियल्स भी पहुँच सकें, लेबर ठीक ठाक मात्रा में आपके पास हो। अगर लेबर ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा, ठीक है। फिर आता है कैपिटल, यानी कि पैसा आपके पास ठीक ठाक मात्रा में होनी चाहिए इस फैक्ट्री को चलाने के लिए। और सबसे लास्ट चीज़ आता है मार्केट, यानी कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसे बेचने के लिए आपके पास क्या हो, मार्केट भी अवेलेबल हो। तो 6 फैक्टर्स हैं, 6 नहीं 7 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को क्या करने के लिए, खोलने के लिए या किसी कहीं पर सेटअप करने के लिए चीज़ें चाहिए होगा। तो आपके 3 नंबर में आ सकता है कि 6 फैक्टर बताइए, 60 फैक्टर बताइए, कोई ऐसे फैक्टर बताइए जिसके वजह से इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कर सकें, लोकेट कर सकें। तो ये 7 चीज़ें हैं, सातों चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट। ये सातों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। अगला टॉपिक आता है हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि ये कैसा सिस्टम है, इंडस्ट्री वाला जो सिस्टम है, सिस्टम किस प्रकार से है देखते हैं। देखो कह रहा है जो भी इंडस्ट्री सिस्टम है उस 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहला इनपुट होता है, इनपुट यानी कि जो भी आप चीज़ देंगे बनाने के लिए, बनने के लिए चाहे क्या होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस के बाद वो आउटपुट देगा। जैसे मान लेते हैं जो पेज हमारा पहले क्या था, पल्प था यानी कि लकड़ी का छिलका था, इसको हमने दिया फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से क्या निकल के आया, हमारा पेज। तो ये पेज क्या है, हमारा आउटपुट है। जब फैक्ट्री में गया था, जब ये प्रोसेस हो रहा था तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। जब हम इसको लकड़ी की मात्रा में दिए थे उसको हम बोलेंगे इनपुट। तो यानी कि इंडस्ट्री सिस्टम में 3 चीज़ होना अनिवार्य है। क्या क्या है, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखो इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, लेबर यानी काम करने के लिए लेबर तो होनी चाहिए ना, तो लेबर हो गया, और कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन भी होना चाहिए। तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ये सब इनपुट्स में आते हैं। अब आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी डैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, यानी कि ऐसा सिस्टम चाहिए जो बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे क्या कर सके, रॉ मटेरियल्स को चेंज कर सके, किसमें, अच्छे प्रोडक्ट्स में। द आउटपुट ऑफ क्या होंगे, ये तो हो गया प्रोसेस जो यानी कि जो चेंज कर दे किसी मटेरियल्स को। आउटपुट क्या होंगे, आउटपुट बहुत सारे हो जाएंगे, टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया यानी कि सूती कपड़े हो गए, ह्यूमन लेबर हो गया, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पेस्ट वगैरह जो भी अब चीज़ें बनती हैं वो सब क्या होंगी, आउटपुट में हो जाएंगी। फिर कहता है द प्रोसेस इंक्लूड गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। द आउटपुट इज अ शिफ्ट ऑफ यू वियर, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्या है, आउटपुट ही है। और जो बताया गया है यहाँ पर डाइंग, वीविंग, स्पिनिंग, गिनिंग सब क्या है, प्रोसेसिंग है। और रॉ मटेरियल्स क्या है, जब इसको दिए गए थे बनाने के लिए। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारा काम करता है। देखो अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि जगह, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज क्या हो, स्थापित हो। तो यही कह रहा है इंडस्ट्रियल रीजन वो जगह होती हैं। सिंपल सा मतलब होता है जगह, रीजन मतलब जगह। तो इंडस्ट्रियल जगह यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन इमर्जेस विद अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ कई सारी फैक्ट्रीज हो या कई सारी इंडस्ट्रीज हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन कहेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर कई सारे क्या हो, इंडस्ट्रीज स्थापित हो। जैसे कि कह रहा है कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि ये दुनिया की बात कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में है, यानी कि जो यूरोप कंट्री है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ सेटल्ड है। यूरोप और ईस्टर्न एशिया, यानी कि जो हमारा एशिया है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जो भी ये ऑरेंज कलर का है ना, येलो ऑरेंज कलर का, सब क्या है, ऐसे फैक्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रीज़ है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। फिर उधर चीन में है, फिर ये सब एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, इंडस्ट्रीज़ है। लिखा है ना वर्ल्ड इंडस्ट्री रीजन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन जगहों में पाई जाती हैं, ठीक है। फिक्स कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, जो इंडस्ट्रीज़ की जगह होती हैं वो ऐसे जगह पर होती हैं जहाँ पर क्या हो, सी पोर्ट यानी कि समुद्र का एरिया हो। जिससे मान लेते हैं ये है, मान लो जो भी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी उस समुद्र के रास्ते क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इस कंट्री में या इस कंट्री में। इसी के लिए कह रहा है जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी कंपनी होती हैं, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह बैठाए जाते हैं वो ज़्यादातर कहाँ बैठाए जाते हैं, समुद्र के किनारे, ताकि जो भी चीज़ बन रहा है वो पूरे देश में बांटा जा सके, वो पूरे देश में बेचा जा सके। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं।
अब वर्ल्ड के जैसे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्या है इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई, यानी कि जो महाराष्ट्र में मुंबई है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्या है फैक्ट्रीज़ हैं। पुणे, ठीक है, पुणे में भी है। बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर और विशाखापट्टनम, गुड़गांव दिल्ली, कोलम, तिरुवनंतपुरम, ये सब क्या है ऐसी जगह जहाँ पर कई ज़्यादा फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ स्थापित की गई हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पे क्या है कुछ ना कुछ रास्ते हैं या ऐसे समुद्र के पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ की सामान बनती हैं वो किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट करके उसको बेचा जा सकता है। इसे हम क्या करते हैं कुल मिला के इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, अब देखो अगला क्या है इंडस्ट्रियल डिजास्टर है या आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो इंडस्ट्रियल डिजास्टर मतलब किसी घटना की वजह से इंडस्ट्री क्या होना ब्लास्ट हो जाना, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 2000 कब 2009 नहीं 1984 में, यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले, अप्रॉक्स 40 साल पहले, मैं डेट नहीं काउंट कर रहा हूँ, 3 दिसंबर को कहाँ पे भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में एक क्या बोलते हैं गैस पाइपलाइन की इंडस्ट्री था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, एक गैस का फैक्ट्री था, वहाँ पर गैस लीक हो गया था। कब? लगभग 12 बजे के रात के आसपास, और सारे लोग वहाँ से चले गए थे। ठीक है, वो गैस लीक होने की वजह से वहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे। ध्यान ना, द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 लोग, यानी कि लगभग 3500 लोग क्या हुए थे मारे गए थे 1989 में, और हज़ारों लोग क्या हुए थे मतलब उनको इंजर्ड हुआ था। कई लोग अंधे हो गए थे, कई लोग का इम्यून सिस्टम भी ख़त्म हो गया था, कई लोग को बीमारियां हो गई थी कई तरह की। तो सब क्या है इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, जिसकी वजह से फैक्ट्री में अगर कोई आग लग गया या गैस लीक हो गया या कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री में गलत हो गया, उस फैक्ट्री की वजह से, उस इंडस्ट्री की वजह से लाखों लोग मारे जा सकते हैं। इसीलिए जो फैक्ट्री है वो समुद्र के किनारे बैठाया जाता है, ताकि जो भी गैस लाइन वगैरह निकले, जो भी ब्लास्ट हो क्या हो समुद्र के किनारे हो, ताकि लोगों को नुकसान न पहुँचे। इसीलिए क्या किया जाता है फैक्ट्री को समुद्र के किनारे बनाया जाता है। अगला टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, यानी कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज़ हैं डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे स्थापित हुई हैं। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रीज़ है वो आयरन और स्टील का है, यानी कि लोहे और स्टील के बर्तन जो आते हैं उसका है। और किसका है? कॉटन, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़े का व्यापार। ये 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में क्या है सबसे ज़्यादा है माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पूछ सकता है एग्जाम में आपके 1 नंबर में कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा क्या है पाई जाती हैं पूरे पृथ्वी पे। कौन कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वाला। ठीक है, तो जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वो यही हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज यही तीनों हैं, आयरन स्टील और टेक्सटाइल के। एंड इन्फॉर्मेशन और एक और है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड है। ठीक है, तो 4 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? आयरन और स्टील, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें से कह रहा है आयरन और स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ओल्डर इंडस्ट्री, यानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अभी अभी आई है लगभग 10-15-20 साल पहले, लेकिन जो आयरन स्टील है और टेक्सटाइल है काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 200-300 साल पुराना इंडस्ट्रीज है जो बहुत पहले से क्या हो रहा है चलता चला आ रहा है। यहाँ पर एक दिया गया डिड यू नो करके कह रहा है कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सनराइज इंडस्ट्री भी कहा गया है। क्यों? सनराइज का क्या गया, जिससे जब सूरज उगता है तो ढेर सारी रोशनी को बिखेरता है पृथ्वी पे। उस तरह से फैक्ट्री भी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगेगी उतना ज़्यादा क्या होगा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा सामान बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसी को सनराइज इंडस्ट्री कहा गया है, यानी कि इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ। ठीक है, इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ इंडस्ट्रीज़, और सनराइज मतलब यही होता है ऊपर आना। ठीक है, ठीक, डिड यू नो करके आपको पढ़ना चाहिए। अगले पैराग्राफ में हमको बता रहा है किस किस कंट्री में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्री है? जर्मनी है, यूएसए है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना है, जापान है, रसिया है। यानी कि इन कंट्री में, यानी कि इन विदेशों में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से हैं? इंडिया है, हांगकॉन्ग है, साउथ कोरिया है, जापान और ताइवान है। ठीक है, इन सब जगहों पे भी इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन कम मात्रा में है। ठीक है, द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है सिलिकॉन वैली। कह रहा है जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है,
कहाँ पर है, सिलिकॉन वैली में है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, कैलिफोर्निया में, सेंट्रल कैलिफोर्निया में है। ठीक है, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिलिकॉन वैली में है, जो कि कहाँ पर है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में, एंड द बेंगलोर इंडिया में है। ये दो जगह पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कि IT सेक्टर का। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, यानी कि इसमें क्या होता है, आयरन बनाए जाते हैं, यानी कि लोहा बनाया जाता है, और स्टील वगैरह को बनाए जाते हैं। करा इसमें भी 3 चीज़ होती हैं, जाहिर सी बात है, इनपुट होगा, यानी कि जो भी चीज़ देंगे बनाने के लिए वो, फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा, और आउटपुट निकल के कुछ सामान बनेगा। जैसे मान लेते हैं विंडो, यानी कि जो घर में विंडो होता है वो किससे बना होता है, आयरन से ना। तो विंडो पहले कहाँ से बना है, फैक्ट्री से बना है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी। बस इसी में नहीं, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसका कह रहा है इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होंगे इनपुट्स। ठीक है, आयरन ओर होंगे, कोल होगा, लाइमस्टोन होगा, और लेबर भी होंगे, और पैसा भी होगा, और साइट भी होगा। इस तरीके से इसका इनपुट तय करेंगे, यानी कि सब क्या है, इसके इनपुट्स हैं, यानी कि हम सामान जो दे रहा है बनाने के लिए। ठीक है, इनपुट्स यानी कि अंदर दे रहे हैं, पुट कर रख रहे हैं। तो क्या क्या है, आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, लेबर है, कैपिटल है, साइट है, सब क्या है, हम दे रहे हैं उसको बनाने के लिए। फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील, यानी कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें आयरन को या स्टील को बनाया जा रहा है, कई सारे स्टेजेस में है। फिर कह रहा है रॉ मटेरियल्स इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस स्मेल्टिंग इट रिफाइंड द आउटपुट ऑब्टेन। कह रहा है इसको फिल्टर करके, प्रोसेस करके, बना के इसको स्टील बनाया जा रहा है, जो हमारे घरों में या कई सारे मोटर गाड़ियों में यूज़ किया जाता है लगाने के लिए। ठीक है, जिसे यहाँ पर एक दिया गया फिगर बताया गया किस तरीके से स्टील बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, 1 टन स्टील बनाने के 100 किलो स्टील बना रहे हैं हम। तो 100 किलो स्टील बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, देखो 8 कुंटल हमको चाहिए कोयला, यानी कोल चाहिए, कितना चाहिए, 8 कुंटल, यानी कि 800 किलो चाहिए। ठीक है, 4 टन हमको क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, यानी कि 400 किलो हमको क्या चाहिए, आयरन ओर। 1 टन हमको क्या चाहिए, लाइम स्टोन चाहिए, यानी कि 100 किलो क्या चाहिए, लाइम स्टोन। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, 1 टन सिर्फ स्टील बनेगा, यानी कि 100 किलो स्टील बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, फैक्ट्री में काम होता है। अब बात कर रहा है स्टील के बारे में, कह रहा है जो स्टील होता है वो थोड़ा टफ होता है, यानी कि हार्ड होता है, सबको पता है, और वो आसानी से शेप्ड भी हो सकता है, यानी कि आसानी से उसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर स्टील आता है तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो स्टील होता है वो हार्ड तो होता है, लेकिन उसको आसानी से हम शेप कर सकते हैं, और उसको काट भी सकते हैं, और उसको वायर भी बना सकते हैं, मतलब उसका यूज़ करके। स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय यूजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, यानी कि स्टील का यूज़ करके हम कई सारे और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कि उसको हार्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उसको टफ़ कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ में डाल सकते हैं। जो हमको चम्मच खाते हैं ना, चम्मच में होता है, स्पून जो रहता है वो किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। तो उसको शेप वगैरह दे होके चम्मच को बनाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है स्टील इस तरीके से काम होता है। देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आयरन और लाइमस्टोन और कोक है, ब्लास्ट फर्नेस है, हॉट एयर यहाँ से निकल रहा है, स्लैग है, मोल्टेन रॉक है। इस तरीके से यहाँ पर स्टील का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। लिखा है ना, फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन अ ब्लास्ट फर्नेस। इस तरीके से क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है। यहाँ भी एक फिगर दिया रहा है, द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। इस तरीके से देखो, इस समुद्र है, और समुद्र के किनारे क्या है, इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ भी वही है। तो जब ये बन जाएगा तो इस समुद्र के किनारे क्या करेगा, बेच देगा अलग अलग देशों में बेचने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चलता रहता है पूरे दुनिया में। यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप दिया गया, हो सकता है एग्ज़ाम में आया आपके, कह रहा है वर्ल्ड मैप है ये, जो बताया गया है कि मेजर आयरन ओर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। आयरन ओर यानी कि आयरन को बनाने का जो स्टील बनाने की प्रक्रिया है, उसके पहले जो रॉ मटेरियल्स है आयरन ओर, उसकी बात कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। देखो जितने डॉट है ना, ब्लैक ब्लैक, वो सारे क्या है, आयरन ओर के खजाने हैं। ब्राज़ील में भी एक है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अमेरिका में, फिर साउथ अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी एक जगह है जहाँ पर कोलकाता है ना, वहाँ भी एक तरह का क्या है, आयरन ओर है। ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, सॉरी चीन में कह रहे हैं, रसिया में है, और ये सारा यूरोप में भी है। ठीक है, जर्मनी में भी है। सब क्या है, आयरन ओर के खजाने हैं। फिर कह रहा आता है हमारा, कह रहा है एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल से क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि वो सस्ते लेबर मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आसानी हो जाता है, मार्केट में बेचना आसान हो जाता है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज बिलाही, दुर्गापुर, ये सब जो हम नाम बताने जा रहा हूँ, वो सब क्या है,
ऐसी जगह है जहाँ पर स्टील को बेचा जाता है काफ़ी आसानी से। ठीक है, क्या क्या है, भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, रौरकेला है, बोकारो है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलीम तमिलनाडु में, सब क्या है इंपॉर्टेंट स्टील है किसके सेंटर हैं जहाँ पर स्टील को क्या किया जाता है, बेचा जाता है या यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जमशेदपुर, जो फेमस जगह है उसी को हम बस देख रहे हैं। तो सबसे फेमस आता है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्या है देखते हैं। देखो जो जमशेदपुर है, कह रहा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है, ठीक है ना, पता है ना सबको। कह रहा इसके पहले पूरे भारत में बस एक ही ऐसी इंडस्ट्री थी जो आयरन और स्टील का इंडस्ट्रीज थी, जो किसका था, ये टाटा का था। टाटा जो हमारे हैं ना, अभी बूढ़े हो गए हैं बेचारे, उन्हीं का ये था, जिसका नाम था, जिसका मतलब पूरा नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, टिस्को कहा जाता था। ये 1947 के पहले से था, यानी कि ऐसा ये था जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से ये फैक्ट्री लगा हुआ था भारत में। और कौन चला रहा था, टाटा साहब चला रहे थे। ठीक है, और किस नाम से था, टिस्को नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। साफ साफ लिखा है कि 1947 के पहले से ये इंडस्ट्रीज यानी कि ये फैक्ट्री था। किसका फैक्ट्री है, आयरन और स्टील का। कहाँ था, जमशेदपुर में। ठीक है, अब देखो कह रहा है जब ये आज़ादी मिली हमको, यानी कि 1947 के बाद जब हमको आज़ादी मिली, तो गवर्नमेंट यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इनका देखा देखी यानी कि टाटा आयरन का, स्टील का देखा देखी कई सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने स्थापित किया भारत में। ठीक है, लिखा है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टू इनिशिएट एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, यानी कि भारत में टाटा के अलावा भी और सारे फैक्ट्री को लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उसमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे नंबर 1 पे है, अभी भी है, कौन है, टिस्को, यानी कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो कि स्टार्ट हुआ था कब, 1907 में, यानी कि आज़ादी के हमसे लगभग 40 साल पहले से ही। आज़ादी में कब मिली थी, 1947 में, और 1907 में ये फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। कहाँ पर सेटअप हुई थी, साक्षी में। जो जमशेदपुर है, पहले का नाम क्या था इसका, साक्षी था, नियर द सुबर रेखा करखाई, झारखंड में था। ये कहाँ पर है, झारखंड में। बाद में साक्षी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, जमशेदपुर, इसलिए अभी भी इसको क्या नाम, जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। लेकिन जमशेदपुर का सबसे पुराना नाम क्या था, साक्षी। क्या नाम था, कहाँ गया, साक्षी। ठीक है, साक्षी नहीं, साक्षी। ठीक है, और नाम चेंज करके जमशेदपुर रख दिया गया। तो ये कह रहा है जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, यानी कि पूरे भारत में अभी भी 2023 में भी सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्री है वो टिस्को ही है, यानी कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कब खुला था, 1907 में, यानी कि आज़ादी के लगभग 40 साल पहले। ठीक है, यहाँ पर एक मैप बताया गया है, उस मैप में दिखाया गया है कि आयरन जो हमारा जमशेदपुर में जो हमारा टाटा का जो टिस्को है, डिस्को नहीं टिस्को, यानी कि जो टाटा आयरन इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये मैप है, अगर आप कभी जाएंगे घूमने उत्तराखंड, सॉरी झारखंड, तो आप देखेंगे। ठीक है, ये टाटा स्टील वर्क्स काफ़ी बड़ा है। ये साक्षी पहले था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, जमशेदपुर। ठीक है, देखते हैं अगले पर, देखते हैं क्या कह रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया था कि जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी इंडस्ट्री है, वो समुद्र के किनारे बनती हैं, तो ये इंडस्ट्री क्यों झारखंड में बना, यहाँ तो कोई समुद्र नहीं है। देखो यहाँ उसका रीज़न दिया है, कह रहा है ये साक्षी में यानी कि जमशेदपुर में इसलिए इसको बैठाया गया था, यानी इसलिए इसको बनाया गया था क्योंकि ये उसमें सबसे पहला इंडस्ट्री था, और कोई इंडस्ट्री था नहीं, कोई आइडिया नहीं था कि हम समुद्र के किनारे बनाएं कि कहाँ बनाएं। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर बस दूर था, कहाँ से, रेलवे स्टेशन से, जो कि कहाँ था, बंगाल नागपुर में था रेलवे लाइन। उस समय में टाटा साहब को नहीं पता था कि समुद्र में सबसे बढ़िया रहेगा, उनको लगा कि भाई यहाँ से बस 32 किलोमीटर की दूरी पे हमारा रेलवे स्टेशन है, मतलब जो भी हम चीज़ बनाएंगे वहाँ से वो सारे कंट्री में जाके बेच सकते हैं उस रेलवे लाइन के जरिए। इसलिए वहाँ ने क्या किया, झारखंड में खोल दिया उस इंडस्ट्रीज़ को। इट वाज क्लोज टू आयरन ओर, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलते थे, यानी कि जो साक्षी है यानी जो जमशेदपुर है उसके आसपास एरिया में क्या मिल रहा था, उनको आयरन ओर मिल रहे थे एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे। चारकोल मिल जा रहा, यानी कोल मिल जा, कोयला मिल जा रहा था, मैग्नीज मिल जा रहा था, और ऊपर से ये कोलकाता में था जो सबसे बड़ा उसमें क्या डेवलप था, उसमें ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो उसमें में डेवलप था। इसके वजह से टाटा साहब ने वहाँ पर क्या किया, आयरन और स्टील का एक इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया। ठीक है,
अब देखो एक चीज़ और कह रहा अगले पैराग्राफ में कि टिस्को के अलावा यानी कि 1947 के जब आज़ादी मिली सबको आज़ादी मिल गई थी, तो कह रहा वहीं पर इनके अगल बगल में और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बैठाया गया था। जैसे कि और वो इंडस्ट्री कैसे थे, केमिकल वाले इंडस्ट्री, यानी केमिकल को क्या कर रहे थे वो लोग, बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। लोकोमोटिव यानी कि जो लोकोमोटिव होता है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यानी कि जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, हर वगैरह होते हैं, कंबाइन वगैरह होते हैं, टाली होती हैं, वो सब कहाँ बनाए जाते हैं, टिस्को के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े मशीनरी, टिन प्लांट, केबल वायर, जो भी हमारे घर में वायर वगैरह होता था वो कहाँ से आते थे पहले, टिस्को के अगल बगल से जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर सेटअप हुआ था, ठीक है। इस वजह से टिस्को और ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हो गया। और इसीलिए हम लोग जमशेदपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए जमशेदपुर क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रोज़गार है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है और आखिरी टॉपिक आता है हमारा क्या, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग कहाँ है, भारत में नहीं है, कहाँ पर है, अमेरिका में है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। देखो जैसे हमने बताया कि भारत में जो हमारा टाटा साहब का जो इंडस्ट्री था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, अभी भी बेहतर है। वैसे ही अमेरिका में भी एक इंडस्ट्री जिसका नाम है क्या, पिट्सबर्ग। जैसे यहाँ का नाम था टिस्को ना, वैसे ही जो अमेरिका में फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है उसका नाम है पिट्सबर्ग। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि भारत में हमारा टाटा साहब का फेमस है, ठीक है। क्यों फेमस है, ये इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल रहे हैं उस कंपनी को, यानी कि उस इंडस्ट्री को। क्या क्या एडवांटेज है, वहाँ पर काफ़ी आसानी से रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, कोयला मिल जा रहा है, ठीक है, आयरन ओर मिल जा रहे हैं, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें उनको चाहिए वो काफ़ी आसानी से वहाँ पर मिल जा रहे हैं। और लगभग 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, यानी कि उसके आसपास एरिया में सारी चीज़ मिल जा रहा है, कोयला, रॉ मटेरियल्स, जो भी चीज़ें हैं उस चाहिए होगा उस पिट्सबर्ग को, वो सारा एरिया अगल बगल में मिल जा रहा है। इसीलिए पिट्सबर्ग भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेमस है टिस्को की तरह, ठीक है। इसलिए हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जमशेदपुर किसके हिसाब से, जो टिस्को था उसके लिए, और अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है इसके लिए। इसीलिए 2 ही चीज़ दिया है, बाकी जो है इसके छोटे छोटे हैं, यानी कि इससे लो लेवल पे काम करते हैं। तो वही जो पिट्सबर्ग है अमेरिका का, और टिस्को है जो भारत का, जो टाटा साहब का है, काफ़ी ज़्यादा नामी है, इसीलिए हम दोनों इसको पढ़ रहे थे। अब कह रहा है कि जो पिट्सबर्ग है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी किस जगह पे है अमेरिका में। तो एक नदी है जिसका नाम है ओहियो, ठीक है, ओहियो नदी है, उसी के किनारे ये बसा हुआ है पिट्सबर्ग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर क्या रहता है, पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज, यानी कि जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो हमारा टिस्को कंपनी था उसके आसपास कई सारे फैक्ट्रीज लग गए हैं, केमिकल्स के, लोकोमोटिव पार्ट्स के। वैसे ही वहाँ भी जो पिट्सबर्ग है उसके अगल बगल भी कई सारे फैक्ट्रीज आ गए हैं जो कि अलग अलग तरह के हमारा काम करते हैं। जैसे क्या बनाते हैं वो लोग, रेल इक्विपमेंट बनाते हैं, मतलब अलग तरह के कामों को करते हैं, जैसे भारत में हो रहा था। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड लक, टेक केयर।